एक युवक जिसका नाम अमित था, ट्रेन के स्लीपर कोच की सबसे ऊपरी बर्थ पर गहरी नींद में सो रहा था। ट्रेन का नाम था मालवा एक्सप्रेस, जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से दौड़ रही थी। अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और जब वह फिर से झटके के साथ चली तो अमित की नींद टूट गई। उसने आंखें खोलीं और नीचे की बर्थ की ओर देखा। वह चौंक पड़ा। नीचे वाली बर्थ पर उसकी पूर्व पत्नी, जिसका नाम रीना था, बैठी थी। रीना से उसका तलाक 5 साल पहले हो चुका था। रीना ने एक साधारण सस्ती साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था, जैसे उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो। वह खिड़की की ओर देख रही थी, गहरी सोच में डूबी हुई। अमित मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला था और रीना भी इंदौर की ही थी। संयोगवश दोनों एक ही ट्रेन के एक ही कोच में सफर कर रहे थे और दोनों का गंतव्य भोपाल था। अमित ने धीरे से अपनी बर्थ से उतरकर रीना के पास वाली बर्थ पर बैठ गया। रीना ने उसकी ओर बिना देखे खिड़की की ओर अपनी नजरें बनाए रखीं, जैसे उसे अमित की मौजूदगी का पता ही न हो। अमित ने हल्की आवाज में कहा, रीना, तुम यहां भोपाल क्यों जा रही हो? और तुम्हारी यह हालत? रीना ने कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने दोबारा शादी नहीं की। तुमने की? अमित ने भी ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, मैंने भी नहीं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अमित ने पूछा, रीना, जब हमारा तलाक हुआ था तब तुम इतनी अलग थीं, खुश थीं, आत्मविश्वास से भरी। अब यह हालत क्यों? रीना ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं भोपाल जा रही हूं। मेरी बड़ी बहन वहां रहती है। पिताजी की तबीयत खराब है, उनका इलाज भोपाल में चल रहा है। दीदी ने उन्हें अपने पास रखा है। पिताजी ने फोन पर कहा कि बेटी, एक बार आ जाओ, मुझसे मिलने का मन है, इसीलिए मैं जा रही हूं। लेकिन तुम भोपाल क्यों जा रहे हो? अमित ने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। और देखो, क्या संयोग है, हम दोनों एक ही ट्रेन में, एक ही कोच में, ऊपर नीचे की बर्थ पर। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। वे अपने परिवार, पुराने दिनों और इन 5 सालों में एक दूसरे के बिना कैसे जिए, इस पर बात करने लगे। तभी एक चाय वाला आया। अमित ने रीना से पूछा, चाय पियोगी? तुम्हें तो चाय बहुत पसंद थी। रीना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, पसंद तो थी, लेकिन अब पुरानी बातें क्या याद करना। फिर भी ठीक है, ले लो। अमित ने हंसते हुए कहा, नहीं, चाय तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। रीना ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इस बार मैं पैसे दूंगी। अमित ने सहमति जताई और रीना ने 2 कप चाय खरीदी, एक खुद के लिए और एक अमित के लिए। चाय पीते हुए दोनों पुरानी यादों में खो गए, कभी हंसते कभी उदास हो जाते। अमित ने कहा, चाय तो पी ली, और पियोगी? रीना ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, तुम ही तो कहते थे कि ज्यादा चाय से नींद उड़ जाती है। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी, परिवार की सहमति से हुई थी। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन अमित की शराब पीने की आदत और नशे में रीना के साथ बदतमीजी ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। रीना उसे बार बार समझाती थी कि शराब और गलत दोस्तों की संगत छोड़ दे, लेकिन अमित नहीं मानता था। वह दिन में तो सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही नशे में धुत होकर घर लौटता और रीना को परेशान करता। चाय पीने के बाद बातचीत गहरी हो गई। अमित ने कहा, रीना, तुम पहले इतनी हंसती खिलखिलाती थीं, अब तुम अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुमने हार मान ली हो। रीना ने जवाब दिया, मैं दिल्ली के द्वारका में रहती हूं। वहां एक स्कूल में 3 घंटे पढ़ाती हूं, जिससे मुझे 15,000 रुपये मिलते हैं। बाकी समय मैं यूपीएसएससी की तैयारी करती हूं। अमित ने कहा, तुमने तलाक के समय मेरे पैसे लेने से मना कर दिया था। जज साहब ने मुझे 12 लाख रुपए देने को कहा था। अगर तुमने वो पैसे लिए होते तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी आसान होती। रीना ने जवाब दिया, अगर मैंने वो पैसे लिए होते तो मेरा मन मुझे ताने मारता कि मैं तुम्हारे पैसे पर जी रही हूं। मेरे पास भी 2 हाथ पैर हैं, मैं मेहनत कर सकती हूं। अमित चुप हो गया। फिर उसने कहा, रीना, मैंने अब शराब छोड़ दी है, गलत संगत भी छोड़ दी। तलाक के बाद गांव वालों ने मुझे बहुत ताने मारे। मैं तंग आ गया था। फिर मैं दिल्ली चला गया। वहां नजफगढ़ में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। रीना ने हैरानी से कहा, तुम और शराब छोड़ दो,
मुझे यकीन नहीं होता। अमित ने गंभीरता से कहा, सच कह रहा हूं, मैंने अपनी मां की कसम खाकर शराब छोड़ी है। रीना चौंक गई। मां की कसम? मां को क्या हुआ? अमित ने उदास होकर बताया, मां अब नहीं रही। तलाक के बाद वे बहुत दुखी रहती थीं। हमेशा तुम्हें याद करती थीं। 2 साल पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हम अस्पताल ले गए, लेकिन वे बच न सकीं। ये सुनकर रीना की आंखें भर आईं। वह बोली, मैंने क्या गलती की थी अमित? मैं तो बस यही कहती थी कि शराब छोड़ दो। तुम नशे में मुझे मारते थे। मैं चुप रहती थी, सोचती थी कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं बदले। मजबूर होकर मुझे तुमसे अलग होना पड़ा। मां ने मुझे हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया। मुझे अफसोस है कि मैं उनके आखिरी समय में उनके पास नहीं थी। अमित की आंखें भी नम हो गईं। वह बोला, हाँ रीना, मैं ही गलत था। मेरी वजह से मां भी चली गई। अगर मैं पहले सुधर गया होता तो शायद सब ठीक होता। उसने बताया कि मां के जाने के बाद वह अपने पिता को लेकर दिल्ली चला गया। गांव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं हुए। अब उसकी नजफगढ़ में एक छोटी सी दुकान है, जिसमें वह 2-3 लोगों को काम देता है। लेकिन वह बोला, सब कुछ है, पर मां का प्यार नहीं। तुम नहीं हो। अब मैं सिर्फ पापा के लिए जीता हूं। रीना चुप रही। अमित ने पूछा, तुम अब क्या करती हो? तुम्हारे क्या प्लान हैं? रीना ने बताया कि वह द्वारका में किराए के मकान में रहती है, स्कूल में पढ़ाती है और यूपीएसएससी की तैयारी करती है। मैं मेहनत कर रही हूं, अब भगवान जो चाहेंगे। अमित ने कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई रीना। तुम जैसी पत्नी को खोकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बातचीत के बीच भोपाल स्टेशन आ गया। भोपाल स्टेशन पर ट्रेन रुकी। अमित और रीना दोनों अपने अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरे। रात का समय था और स्टेशन पर भीड़ कम थी। अमित ने रीना की ओर देखा और पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? कितने दिन भोपाल में रुकोगी? रीना ने अपने बैग को कंधे पर ठीक करते हुए कहा, मैं दीदी के घर जाऊंगी। पिताजी का इलाज चल रहा है, तो मैं कुछ दिन उनके पास रहूंगी। परसों सुबह 8 बजे की ट्रेन से दिल्ली वापस लौटूंगी। अमित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, मैं भी परसों दिल्ली लौट रहा हूं। क्यों ना हम साथ में जाएं? मैं 2 टिकट बुक कर दूं? रीना ने मजाक में कहा, तुम तो अब बड़े आदमी बन गए हो, शायद ऐसी में सफर करते हो। मेरी औकात तो स्लीपर की है। टिकट मिले तो ठीक, वरना जनरल डब्बे में चली जाऊंगी। अमित ने गंभीरता से कहा, रीना, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं सब देख लूंगा। तुम बस मुझे बता देना कि कब चलना है। रीना ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं फोन करूंगी। इसके बाद रीना ने एक ऑटो लिया और अपनी दीदी के घर के लिए निकल गई। अमित अपने काम के लिए भोपाल में रुक गया। 2 दिन बाद सुबह 7:30 बजे अमित भोपाल स्टेशन पर रीना का इंतजार कर रहा था। उसने पहले ही 2 स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर ली थी। रीना 8 बजे स्टेशन पहुंची और अमित को देखकर थोड़ा हैरान हुई। तुम इतनी सुबह से यहां हो? क्या कर रहे थे? उसने पूछा। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा इंतजार। टिकट ले लिया है, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है, चलो। दोनों मालवा एक्सप्रेस में चढ़े और अपनी अपनी बर्थ पर बैठ गए। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। अगले स्टेशन पर एक चाय वाला आया। अमित ने रीना से मजाक में कहा, चाय पियोगी? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। रीना ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम मेरी कोई बात मानते ही नहीं। मैंने कहा था टिकट मत लो, तुमने ले लिया। मैंने कहा था शराब छोड़ दो, वो भी नहीं माना। अमित ने गंभीर होकर कहा, शराब तो मैंने सचमुच छोड़ दी रीना, और चाय की बात है तो ले लो, इस बार मैं पैसे देता हूं। रीना ने हल्की सी मुस्कान के साथ सहमति दी। अमित ने 2 कप चाय ली, एक खुद रखी और दूसरी रीना को दी। चाय पीते हुए अमित ने पूछा, पिताजी अब कैसे हैं? रीना ने जवाब दिया, पहले से काफी बेहतर हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ और दिन अस्पताल में रहना होगा, लेकिन अब खतरे की बात नहीं है। अमित ने राहत की सांस ली और रीना की ओर देखकर बोला, सब ठीक हो रहा है रीना। मैंने भी अपनी जिंदगी सुधार ली है। शराब छोड़ दी, गलत दोस्तों से दूर हो गया। अब मैं किसे परेशान करूंगा? मेरे जीवन में सिर्फ तुम थीं, जिन्हें मैंने दुख दिया। रीना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब पहले किया होता
तो आज यह नौबत ना आती। तुम्हारी शराब और मारपीट की वजह से मेरा एक बार गर्भपात हुआ था। हमारा बच्चा आज 6 साल का होता। यह सुनकर अमित की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रीना। उसकी आवाज भर्रा गई। रीना ने अपने बैग से रुमाल निकाला, अमित के आंसू पोंछे और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगे और उस पल में उनके बीच का दर्द कुछ हल्का सा लगा। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंची। दोनों उतरे और स्टेशन के बाहर बस स्टॉप की ओर बढ़े। तभी द्वारका जाने वाली बस आ गई। अमित ने रीना से कहा, तुम्हारी बस आ गई। रीना ने बस की ओर देखा, फिर अमित की ओर। उसका मन भारी था, लेकिन वह बस में चढ़ गई और खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। अमित उदास होकर बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गया। बस अभी 100 मीटर ही गई थी कि रीना ने ड्राइवर से कहा, रुकिए, मैं गलत बस में चढ़ गई हूं। ड्राइवर ने बस रोकी और रीना उतरकर तेजी से वापस बस स्टॉप की ओर दौड़ी। वहां उसने अमित को बेंच पर रुमाल से आंखें ढककर रोते हुए देखा। रीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अमित। अमित ने पीछे मुड़कर रीना को देखा। उसकी आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठीं। वह तुरंत खड़ा हुआ और रीना को गले लगा लिया। रीना ने भी उसे सीने से चिपका लिया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। फिर रीना ने हल्के से उसे छोड़ा और कहा, बस करो, यह बस स्टॉप है, लोग देख रहे हैं। अमित ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, रीना, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं। रीना ने जवाब दिया, कोई किसी का गुनहगार नहीं, जो होता है नियति के हिसाब से होता है। रीना ने गहरी सांस ली और बोली, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। अमित ने कहा, मेरा घर नजफगढ़ में पास ही है, वहां चलकर कुछ खा लेते हैं और फिर बात करेंगे। रीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सहमति दी। दोनों ने एक ऑटो लिया और नजफगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक अजीब सा सुकून था। नजफगढ़ पहुंचने पर अमित रीना को अपनी छोटी सी दुकान के ऊपर बने घर में ले गया। घर सादगी भरा लेकिन साफ सुथरा था। दीवार पर अमित के पिता की तस्वीर टंगी थी और पास में एक छोटा सा पूजा स्थल था जिसमें एक दीपक जल रहा था। रीना ने घर को गौर से देखा और बोली, तुमने सब कुछ कितना संभाल लिया है अमित, पहले तो तुम इतने व्यवस्थित नहीं थे। अमित ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, पहले मैं सब कुछ बिगाड़ देता था, लेकिन अब सब बदल गया है। पापा यहां रहते हैं और मैं उनके लिए ही सब करता हूं। उसने रीना को बैठने को कहा और किचन में चाय बनाने चला गया। रीना ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अमित ने कहा, चाय तो बनती है, तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को भी लाता हूं। थोड़ी देर बाद अमित 2 कप चाय और कुछ समोसे लेकर लौटा। दोनों ने चाय पीते हुए बात शुरू की। रीना ने पूछा, पापा कहाँ हैं? इस समय घर पर नहीं है। अमित ने बताया, पापा पास के मंदिर गए हैं, हर शाम वहां जाते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। रीना ने चाय का घूंट लिया और बोली, अमित, तुम सच में बदल गए हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, रीना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ खोया। मां चली गई, गांव वालों के ताने सुनकर मैं टूट गया था, लेकिन दिल्ली आने के बाद मैंने खुद को संभाला। अब मैं सिर्फ पापा और अपनी दुकान के लिए जीता हूं, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा खलती है। रीना ने नजरें झुका लीं। उसकी आंखों में नमी थी। वह बोली, मैंने भी बहुत कुछ खोया अमित, तुम्हारे साथ बिताए वो दिन, मां का प्यार, हमारा घर, सब छूट गया। मैं द्वारका में अकेले रहती हूं, दिन रात पढ़ाई और काम में डूबी रहती हूं, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन रहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे की दस्तक सुनकर अमित ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। वहां उसके पिता श्यामलाल खड़े थे। रीना को देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रित भाव उभरा। रीना बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। रीना तुरंत खड़ी हुई, उनके पैर छूकर प्रणाम किया और बोली, पापा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। श्यामलाल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रीना को गले लगाया और कहा, बेटी, कितने सालों बाद तुम्हें देखा। मां के जाने के बाद यह घर सूना हो गया था। रीना ने भी भावुक होकर कहा, पापा, मां को खोने का दुख मुझे भी है, लेकिन आपसे मिलकर मन को थोड़ा सुकून मिला। श्यामलाल ने अमित की ओर देखा और बोला, बेटा,
ये क्या संयोग है? तुम दोनों एक ही ट्रेन में और अब यहां? शायद भगवान का कोई इशारा है। अमित और रीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। अमित ने कहा, पापा, आप सही कह रहे हैं। शायद ये कोई संयोग नहीं, नियति है। रीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में सहमति थी। श्यामलाल ने दोनों को खाने के लिए कुछ बनाने को कहा। अमित पास की दुकान से कुछ खाना ले आया। तीनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान हल्की फुल्की बातें हुईं, पुरानी यादें, गांव की बातें और रीना की पढ़ाई। लेकिन अमित और रीना के मन में कई अनकहे सवाल उमड़ रहे थे। खाना खाने के बाद रीना ने कहा, पापा, मुझे अब द्वारका जाना चाहिए। मेरा सामान वहां है और कल स्कूल भी जाना है। अमित ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। इतनी रात को अकेले नहीं जाने दूंगा। श्यामलाल ने भी कहा, हाँ बेटी, अमित के साथ चली जाओ, वह तुम्हें सुरक्षित छोड़ देगा। रीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सहमति दी। दोनों ऑटो लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में रीना ने कहा, अमित, तुमने जो कुछ किया उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम बदल गए हो। फिर भी मुझे समय चाहिए। अमित ने गंभीरता से कहा, रीना, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तुम जितना समय चाहो ले लो। द्वारका पहुंचने पर रीना अपने छोटे से किराए के कमरे में गई। अमित ने उसे दरवाजे तक छोड़ा और कहा, रीना, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो फोन करना। मेरा नंबर वहीं पुराना है। रीना ने हल्के से सिर हिलाया और अंदर चली गई। अमित वापस नजफगढ़ लौट आया, लेकिन उसका मन रीना के पास ही अटका रहा। अगले कुछ दिन रीना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गई। वह स्कूल में पढ़ाती और यूपीएससी की तैयारी करती, लेकिन अमित की बातें और उसका बदला हुआ व्यवहार उसके दिमाग में बार बार आता। उधर अमित भी अपनी दुकान और पिता की देखभाल में व्यस्त था, लेकिन रीना की यादें उसे चैन नहीं लेने देती थीं। एक हफ्ते बाद अमित ने हिम्मत जुटाकर रीना को फोन किया। रीना, बस तुम्हारा हालचाल पूछने का मन किया। ठीक हो ना? रीना ने जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। स्कूल और पढ़ाई में व्यस्त हूं। पापा कैसे हैं? अमित ने बताया कि पापा ठीक हैं और मंदिर जाने की आदत बरकरार है। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, रीना, क्या इस रविवार को मिल सकती हो? बस थोड़ी देर, कहीं कॉफी पीने चलें? रीना ने सोचकर कहा, ठीक है, रविवार को मैं फ्री हूं, लेकिन सिर्फ कॉफी, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। अमित खुश हो गया और बोला, बस कॉफी ही काफी है। रविवार को दोनों द्वारका के एक छोटे से कैफे में मिले। रीना ने साधारण कुर्ता पहना था और अमित भी सादगी भरे कपड़ों में था। कॉफी पीते हुए अमित ने रीना की यूपीएससी की तैयारी के बारे में पूछा। रीना ने बताया, मैंने इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। अब मेंस की तैयारी में जुटी हूं। बहुत मेहनत लगती है। अमित ने उसकी तारीफ की। तुम हमेशा से मेहनती थीं रीना। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगी। बातचीत के दौरान रीना ने पूछा, अमित, तुमने सच में शराब छोड़ दी है? मुझे अभी भी थोड़ा डर लगता है। अमित ने कहा, रीना, मैंने न सिर्फ शराब छोड़ी, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया और उसका पछतावा मुझे हर दिन है। मैं अब वही पुराना अमित नहीं हूं। रीना ने चुप रहकर उसकी बात सुनी और बोली, मुझे समय चाहिए अमित। मैं तुम्हारे बदलाव को देख रही हूं, लेकिन अतीत को भूलना आसान नहीं। अमित ने सिर हिलाकर कहा, मैं इंतजार करूंगा रीना, जितना समय चाहिए ले लो। उस दिन के बाद दोनों कभी कभी फोन पर बात करने लगे। अमित रीना को परेशान नहीं करता था, लेकिन छोटे छोटे तरीकों से उसका ख्याल रखता था। कभी वह रीना के लिए यूपीएससी की किताबें भेजता, तो कभी उसे प्रेरित करने के लिए छोटे छोटे मैसेज भेजता। रीना भी धीरे धीरे अमित के बदलाव को महसूस करने लगी। कुछ महीनों बाद रीना का यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया। वह इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। उसने यह खबर सबसे पहले अमित को बताई। अमित इतना खुश हुआ कि वह तुरंत द्वारका पहुंच गया, एक छोटा सा गुलदस्ता और रीना की पसंदीदा मिठाई लेकर। रीना ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी भी मेरी पसंद याद है? अमित ने जवाब दिया, रीना, तुम्हारी हर बात मुझे याद है। इंटरव्यू की तैयारी में अमित ने रीना का बहुत साथ दिया। वह उसे मॉक इंटरव्यू के लिए प्रेरित करता,
कभी कभी खुद सवाल पूछकर प्रैक्टिस करवाता। रीना को अब अमित पर भरोसा होने लगा था। मेरी वह देख रही थी कि अमित का प्यार और समर्पण पहले से कहीं ज्यादा सच्चा था। आखिरकार यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। रीना का सिलेक्शन हो गया था। वह एक आईएएस अधिकारी बनने जा रही थी। उसने यह खबर सबसे पहले अमित और अपने परिवार को बताई। अमित ने उसे गले लगाकर बधाई दी और कहा, रीना, तुमने यह कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। रीना की आंखें नम थीं। वह बोली, अमित, तुमने भी मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा हौसला न होता तो शायद मैं यहां तक न पहुंच पाती। उस रात रीना ने अमित से गंभीर बात की। वह बोली, अमित, मैंने बहुत सोचा। तुमने अपनी गलतियां सुधारी और मैं देख रही हूं कि तुम अब वही इंसान हो जिससे मैंने शादी की थी, बल्कि उससे भी बेहतर। मैं चाहती हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें, लेकिन इस बार हमें एक दूसरे को समय देना होगा, सम्मान देना होगा। अमित की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह बोला, रीना, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को हमेशा सपोर्ट करूंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस पल में उनके बीच का सारा दर्द, सारी दूरियां खत्म हो गईं। कुछ महीनों बाद रीना ने अपनी आईएएस ट्रेनिंग शुरू की। अमित ने अपनी दुकान को और विस्तार दिया और अपने पिता को अपने पास रखा। रीना और अमित ने फिर से एक साथ रहना शुरू किया, लेकिन इस बार उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत था। वे एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते थे और हर कदम पर साथ निभाते थे। श्यामलाल भी इस नई शुरुआत से खुश थे। वे अक्सर कहते, रीना बेटी, तुम मेरे घर की रोशनी हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा था। अमित और रीना ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नया भविष्य बनाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन सच्चे मन से सुधार और प्यार से टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। समय, विश्वास और सम्मान ही किसी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है।